हेलो, I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, घर पे होंगे, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ये जो कोविड है ये अपनी एनिवर्सरी मनाने वापस आया है और हम सब देख रहे हैं कि पूरे इंडिया की क्या हालत है। तो अपने साइड का जो आपका एफ़र्ट है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप एटलीस्ट निभाते रहिए। मैं एक्चुअली मुंबई में हूँ और यहाँ की हालत आपको पता ही है, न्यूज़ में आप रोज़ ही देख लेते होंगे यहाँ की हालत। तो ऐसा है कि सब कुछ आप गवर्नमेंट पे, सब कुछ आप सिस्टम पे नहीं डाल सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद करनी होती हैं, क्योंकि काम हल्का होगा ना, मतलब गवर्नमेंट और सिस्टम का भी तो काम हल्का होगा अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी समझें और घर पे रहें और फालतू में घूमने के लिए ना निकलें। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। आप एक अच्छा काम शुरू करेंगे तो आपको देखकर बाकी लोग भी सीखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हर एक एज ग्रुप के लिए है। अगर आप एज अ पेरेंट सोचते हैं कि आपके बच्चे को किन किन चीज़ों की शिक्षा मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है, तो ये जो गैप होता है ना, हमारे जो करिकुलम डिसाइड होते हैं, हमारे जो कोर्स स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली, वो एक कॉपी पेस्ट चल रहा है। मतलब उसको जनरली लोग बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा उससे एक्चुअली कुछ सीख रहा है कि नहीं। मतलब अगर आप हाई स्कूल लेवल की भी बात करो, चलो प्राइमरी में जो सीखा, मिडिल तक जो सीखा वो है, हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स, हायर सेकेंडरी के टाइम पे आपके कोर्स सिलेबस में एटलीस्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए तैयार करती हों, जो कि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में काफ़ी वीक है। ये सेगमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जब एक पढ़ा लिखा बच्चा जो तैयार होता है, मतलब कि अगर वो ग्रेजुएशन करता है या उसका कैंपस सिलेक्शन होता है, मतलब वो मेरिट वेरिट आ जाता है। मैं खुद भी मेरिट होल्डर रही हूँ स्टार्टिंग से। पर एक होता है ना कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर जब तक नहीं आता है, आपको बाकी की चीज़ें जब तक नहीं सिखा रहा है आपका स्कूल या कॉलेज, आपका एजुकेशन सिस्टम, तब तक आप एक इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग हो। एज अ पर्सनालिटी आपका नर्चरिंग अभी बाकी है। सो आज के टॉपिक में मैं आपके लिए ये पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि अगर अभी आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप एज अ पेरेंट उसको और किन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि जो करिकुलम बन रहा है वो उसको ही देखकर वही यूनिट टेस्ट होते हैं, वही एग्ज़ाम्स होते हैं, वही सेमेस्टर सिस्टम होता है, कुछ कॉपी पेस्ट सा चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को और हर जनरेशन को हम वही सिखाएं। ठीक है, सो ये हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर आप घर पे हो और आप अपने बच्चे को उस तरीके से डेवलप होते नहीं देख रहे हो, तो अपनी आंखें खोलिए और अपने बच्चे को उस तरफ, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें लाइफ में करिकुलम कंप्लीट करने से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, सो ये काम एक्चुअली पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरी सोसाइटी का होता है। वो अपने CBSE और अपने जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए करिकुलम कंप्लीट कर रहा है। वो अपनी स्पेलिंग्स पे ध्यान दे रहा है, हिंदी है तो वो अपनी मात्राओं पे, ग्रामर पे ध्यान दे रहा है, वो मैथ सॉल्व करने पे ध्यान दे रहा है, पर जो डे टू डे लाइफ है ना, वो पीछे रह जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, सो ये आज हम डिस्कस करते हैं कि टीचर या जो भी करिकुलम बनाने वाले लोग हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, घर पे हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, आसपास के लोगों का, कम्युनिटी और सोसाइटी का एक बच्चे को डेवलप करने में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप इस दिशा में भी सोचोगे और आप इस दिशा में भी बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करवाओगे। जितनी जल्दी बच्चे की इन चीज़ों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जितनी अर्ली एज में वो इन चीज़ों को सीखने लगता है, वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। हर एक सेगमेंट में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, जो चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जा रही हैं और सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। हो सकता है कि हम अपने 30s में हैं, 40s में हैं, आई वुड से सॉरी टू से, बट 50-60s में भी आ जाने के बाद हमारे पास ये चीज़ों की स्किल नहीं होती है, क्योंकि हमको लगता है इसके बिना ही, कई लोगों की ज़िंदगी इसके बिना ही चल जा रही है। बट लेट मी अश्योर यू, अगर आप ये सीख लेते हो, अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान जाते हो, इन चीज़ों के बारे में आप ट्रेनिंग लेते हो, कोचिंग लेते हो और इवॉल्व करते हो खुद को, तो लाइफ सिंप्लीफाइड होती है, जैसा मेरे चैनल का नाम है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहली चीज़ होती है पब्लिक स्पीकिंग। आपको लगता है कि हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पीकिंग उतनी ही अच्छी हो, उसे वहाँ लिसन करना है, लर्न करना है और फिर लिखना सीखना है। नहीं,
ऐसे में बच्चे का करिकुलम कंप्लीट हो रहा है, पर एज अ पर्सनालिटी जब तक एक बंदे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, वो अपने क्लास में थोड़ा पीछे महसूस करता है। आप हमेशा देखिएगा कि वो ग्रुप का लीडर कभी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे रहना चाहता है। उसको वो स्पीच वाली चीज़, उसको वो बहुत अच्छे से एक ग्रुप को कुछ समझाने वाली चीज़ में वो हमेशा पीछे रहता है। तो आपको लग रहा है कि अभी ऐसा नहीं है, बट आगे की लाइफ में उसको पूरी लाइफ अकेले लीड करनी है, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग हर एक इंसान के जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होती है और हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेल्स। आपको लगेगा सेल्स की क्या ज़रूरत है, सबको थोड़ी ना सेल्स में जाना है। जो MBA करते हैं और जिनको सेल्स मार्केटिंग का काम करना है, सिर्फ उनको सेलिंग आनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल नहीं, 100% गलत सोच रहे हो आप यहाँ पर। क्योंकि जब आप एक छोटा कैंपस ड्राइव का इंटरव्यू भी निकाल रहे हो ना, एक्चुअली यू आर सेलिंग योर प्रोफाइल। जब तक आप अपने बारे में अच्छी बातें नहीं बोल पाएंगे, जब तक आप अपने बारे में कॉन्फिडेंटली अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करेंगे कि येस आई एम द बेस्ट एंड यू शुड हायर मी, तब तक आपकी वो जो टैलेंट है ना, वो कहीं छुपी हुई है। जब तक आप कंप्यूटर स्क्रीन या पेपर पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो, तब तक आपका टैलेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, राइट। सो आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ सेल करनी आनी चाहिए। सेल का ये मतलब नहीं है कि आपको डोर टू डोर जाके किसी का बेल बजा के सामान ही बेचना है, कोई प्रोडक्ट्स बेचने नहीं। आपको आइडियाज़ सेलिंग करनी होती है, आपको अपनी खुद के टैलेंट सेलिंग करनी होती है। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हो, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करती हूँ, आप सोच के देखो कि आप अपने बच्चे को अगर किसी एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स में डालते हो, कोचिंग्स में डालते हो, आप क्या सोच के डाल रहे हो? जब तक उस टीचर का ज़्यादा नाम नहीं है, जब तक उस टीचर की ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट नहीं हुई है, बोर्ड्स नहीं दिख रहे हैं सिटी में, उसकी कोचिंग से पढ़ने के बाद बच्चों का ज़्यादा भला नहीं हो रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, रैंक्स आ रहे हैं, दिस इज़ हाउ यू आर कनेक्टिंग विद दैट टीचर। दैट मीन्स वो उनका सेलिंग पावर है, वो उनकी अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी है कि वो सिर्फ नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो उसको समहाउ सेल भी कर रहे हैं। यानी अपना एक मार्केट पोजीशन बना रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक ब्रांडिंग हो रही है आपके नाम की। तो नाम, इमेज, आइडिया, सर्विसेज, नॉलेज, एनीथिंग यू से, हर चीज़ में आपको सेलिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे स्कूल और कॉलेज करिकुलम में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। सो प्रैक्टिस दैट। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि MRs जो हैं वही सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट जो हैं वही सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो हैं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर एक चीज़ उठा करके आप देख लीजिए, मार्केट में अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है मतलब चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। तो इंसान, सर्विस, प्रोडक्ट सब बिक रहे हैं। तो अगर आपको सेल करना नहीं आता तो आप दुनिया में थोड़े से पीछे रह जाओगे। सेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आपको एक छोटी सी भी जॉब चाहिए है, इंटरव्यू टेबल पे भी 15 से 20 कैंडिडेट्स हैं, आपका सिलेक्शन क्यों होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप अपने नॉलेज और अपनी चीज़ों को कैसे सेल कर पाते हो। आप यहाँ की बात वहाँ कितने एफिशिएंटली और कॉन्फिडेंटली पहुँचा पाते हो, राइट। पॉइंट नंबर 3, नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स हमारे स्कूल कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है। अगर एक टॉपर बच्चे को भी आप किसी जगह पे कुछ पुट डाउन करने बोलते हो, कुछ कम करने बोलते हो, कोई बार्गेनिंग चल रही है, कोई नेगोशिएशन चल रहा है, ये आपके करिकुलम में कहीं कोई नहीं सिखा रहा है आपको, कोई भी नहीं सिखा रहा है आपको। कि हमको टॉपर बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, बहस नहीं करना सिखाया जा रहा है, पर नेगोशिएशन स्किल जो होती है ना, वो आपके अगेन इंटरव्यू टेबल पे, लाइफ में, बहुत जगह पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप नेगोशिएट ठीक से नहीं कर पाते हो तो या तो आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो, या आपको गुस्सा आने लगता है तो दैट इज़ योर एंगर ट्रिगर हो रहा है वहाँ पर, और या फिर आप खुद को फेलियर महसूस करते हो और फिर डिसअपॉइंट होकर के डिप्रेशन में जाते हो। तो नेगोशिएशन स्किल हर बंदे में, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको हर चीज़ में मास्टरी लेनी है, बट आपको इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको भी ज़रूरी है और जो आज की यंग जनरेशन बच्चों की आ रही है उनको भी हमें ये सब कुछ सिखाना ज़रूरी है। अगली चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों तरह का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो कह रहे हैं वो आपके एक्सप्रेशन से कितना मैच करता है। जैसे कि अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आज ऑफिस के बाद एक कलीग की पार्टी है, हम वहाँ चलेंगे, ठीक है, आई कैन रिस्पॉन्ड दिस टू मेनी वेज। आज हमारे ऑफिस कलीग की पार्टी है और ऑफिस के बाद हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके,
सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। थर्ड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। फिफ्थ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। सिक्स्थ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। सेवेंथ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ओके। आपने देखा ये एक ओके है जो कितनी तरह से बोला जा रहा है, राइट? समहाउ जब हमारी वर्बल नॉन वर्बल मैच नहीं करती है, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन की बात करो तो वो सिर्फ एक ही वर्ड था, ओके। पर वो नॉन वर्बल को जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी सारी तरह से बोला। अभी मैंने सिर्फ 7 ही बताया है, आपको 70 भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो हैं एक वाइड स्पेक्ट्रम है। तो किसी का फेस एक्सप्रेशन नहीं देखा है, वो ओके वर्ड कैसे निकला है आपको पता नहीं है, ठीक है? सो कम्युनिकेशन में ये दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं और आप किन वर्ड्स का सिलेक्शन करते हो अपनी बात करने के लिए। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ चीज़ होती है कंपैशन। बच्चों को कंपैशन किसी भी करिकुलम में नहीं सिखाया जा रहा है, चाहे आप मॉरल स्टडीज़ की बात भी कर लो तब भी। वो एक स्टोरी के हिसाब से सिखाया जा रहा है कि इस स्टोरी में ऑनेस्टी सिखाई गई है, इस स्टोरी में आपको काइंडनेस सिखाई गई है, इसमें आपको फॉरगिवनेस सिखाई गई है, कहानी में आपको शेयरिंग सिखाई गई है। तो इस पैटर्न पे ये चीज़ें चल रही हैं। पर जो ह्यूमन इमोशन है, कंपैशन जिसका नाम है कि कोई दर्द में है तो हमें भी फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कोई अगर दर्द में है तो हमारे बच्चे को फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कितना फ़र्क पड़ता है, वो उसके लिए कोई स्टेप ले पाता है कि बस ओ बोल करके रुक जाता है। कंपैशन आपको ह्यूमन बनाता है, ठीक है? सो कंपैशन की प्रैक्टिस करने से कभी भी दूर मत हटिए और आपके आसपास के लोगों को भी ये सिखाइए कि कंपैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू जनरेशन को कंपैशन सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एक जनरेशन आ रही है ना, वो पूरी गैजेट इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑलमोस्ट रोबोट है, ठीक है ना? सो ह्यूमन इमोशन जो है वो उनमें काफ़ी कम होते जा रहे हैं। वो ये थिंकिंग करना, फील करना वो ऑलमोस्ट रोक चुके हैं। तो ये हमारा काम है कि ये नॉलेज हमें उनके अंदर डालना है, ये ट्रेनिंग्स हमें उन्हें दिलवानी है। नेक्स्ट चीज़ होती है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग एक प्रोसेस है, ठीक है? जैसे ही आपका दिमाग शांत होता है, जब आप एक अकेली जगह पर जाते हो जहाँ और कोई चीज़ नहीं हो रही है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है या आप इन्वॉल्व नहीं हो, तब अचानक से आपकी थिंकिंग प्रोसेस ऑन हो जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 80% लोगों को नहीं पता है कि थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। थिंकिंग प्रोसेस के बारे में भी थिंकिंग करनी ये किसी को पता ही नहीं है। इसलिए जब एक नेगेटिव थॉट आता है दिन के स्टार्ट में, तो वो अपना डोमिनो इफेक्ट दिखाता है और आप कंप्लीटली शाम रात तक के कैसे हो जाते हो कि आज का पूरा दिन ही ख़राब है। दैट मीन्स आपने एक नेगेटिव थॉट लिया और आपने पूरी तरह से उसके रिएक्शंस पे एक के बाद दूसरा चेन रिएक्शन चलता गया और आपका पूरा दिन उसी तरह से फॉलो होता गया और नेगेटिव बन गया। सो थिंकिंग प्रोसेस के बारे में थिंक करना तो बड़ों को भी नहीं आता, तो बच्चों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो ये चीज़ हमारे स्कूल कॉलेज हमको नहीं सिखा रहे हैं और ये इस चीज़ की ज़िम्मेदारी, अपनी मेंटल हेल्थ की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है। इसके बारे में आप ध्यान रखिए और अगर जहाँ पे भी लगता है कि आपसे नहीं होता है, टेक हेल्प ऑफ़ योर कोच। कोई हिचक नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये नहीं आता इतने बड़े होने के बाद भी, या मैं अपने बच्चे को इस छोटी एज से थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सिखाना चाहती हूँ। बुक्स के थ्रू, कार्टून के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू आप क्या इम्प्लांट कर रहे हो उनके दिमाग में, वो मैटर कर रहा है ना। क्योंकि वो अकेले में जो देख रहे, सुन रहे, समझ रहे और सीख रहे हैं ना, वो उनका फाउंडेशन बनता जा रहा है। आप 15-16 ईयर के होने के बाद अगर आप उनको ये समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है, हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी देर हो गई है। तो प्लीज़ ये ट्रेनिंग आप घर पे आज ही शुरू करवाइए और अगर आपको लगता है आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आई एम हियर टू हेल्प।